हेलो स्टूडेंट्स, सुपर फास्ट रिवीजन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और उसका वेरी फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन। उससे पहले मैं आपको बता दूं मार्किंग स्कीम जल्दी से। एक क्वेश्चन 1 नंबर का हमारा आएगा 2022 के एग्जाम में, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा। तो ओवरऑल हमें 7 मार्क्स इस चैप्टर में से मिलते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन। ये टॉपिक हम चैप्टर 9 वेक्टर अलजेब्रा में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो बहुत जल्दी से मैं आपको इसको रिपीट करवा देती हूँ कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन एल है और वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाती है, तो जो उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो होते हैं बेटा जी कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, जिन्हें हम रिस्पेक्टिवली एल, एम, एन से डिनोट करते हैं। और यहाँ मैंने एक बात और आपको बताई थी कि एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इज ऑलवेज इक्वल टू 1, मीन्स डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वेयर का सम ऑलवेज 1 होता है। और अब हम बात करते हैं डायरेक्शन रेशियोज की। अगर एल, एम और एन के लिए हमें कोई ऐसे 3 कॉन्स्टेंट्स ए बी सी मिल जाते हैं कि एल बाई ए इज इक्वल टू एम बाई बी इज इक्वल टू एन बाई सी किसी फिक्स नंबर के इक्वल है, मीन्स ये रेशोज इक्वल हैं, तो ए बी सी आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशोज ऑफ द लाइन एल। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था चैप्टर 9 में कि डायरेक्शन रेशोज इनफाइनाइट होती हैं और डायरेक्शन कोसाइन एक ही होता है। क्लियर है? तो अब हम यहाँ पर एक और चीज देखने जा रहे हैं कि अगर कोई लाइन किन्हीं 2 पॉइंट्स से पास करती है, मान लीजिए एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, एक पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2, तो लाइन PQ के डायरेक्शन रेशो क्या होंगे और डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे। तो इस लाइन PQ के पहले हम डायरेक्शन रेशोज निकालेंगे जो कि बनेंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, डायरेक्शन रेशो कोसाइन नहीं। अब एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर हमें किसी लाइन के किसी वेक्टर के रेशोज गिवन हैं तो उन रेशो की हेल्प से हम डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर सकते हैं। कैसे, इसको बाद में लेते, पहले एक और ले लेते हैं। मान लीजिए कि किसी लाइन के डायरेक्शन रेशोज ए बी सी हैं, अगर हम इन डायरेक्शन रेशोज को इन्हीं के स्क्वेयर्स के सम के अंडर रूट से डिवाइड कर दें, b डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर अंडर रूट, c डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर अंडर रूट, तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यूज़ हमें मिलने वाली हैं ये उस पर्टिकुलर लाइन की क्या बन जाएंगी, डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहाँ से आपने पकड़ना क्या है, हम इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। आपने ये पकड़ना है कि अगर किसी लाइन के किसी वेक्टर के डायरेक्शन रेशो गिवन है तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालें, तो इनके स्क्वेयर के सम से अगर हम हर रेशियो को डिवाइड कर देते हैं तो वी विल गेट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन। अब मैं आपको जल्दी से यहाँ एक न्यूमेरिकल ले देती हूँ। ये अपना 2018 के एग्ज़ाम में आया हुआ है और इसमें पूछा तो डायरेक्शन कोसाइन है, बट मैं आपको रेशियो एंड कोसाइन दोनों बताने जा रही हूँ। देखो बेटा, क्वेश्चन कई बच्चों के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दें, तो पैटर्न इज मोर इम्पोर्टेंट इन 12th क्लास। और हरियाणा बोर्ड में तो आपको बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर भी नहीं करना है, तो बोर्ड ने जो सैम्पल पेपर जारी किया था जिसका सॉल्यूशन मैंने अपने साइट पर अपलोड भी किया हुआ है, एक तो आप उससे बहुत अच्छे से गो थ्रू हो जाएं। जरूरी है वही क्वेश्चन आए लेकिन उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, स्टेटमेंट चेंज होंगी, 4-4 कोड है आपके। हाँ, ये मैंने देखा है कि फर्स्ट कोड में तो आपके पेपर वैसे सेम आ रहा है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट भी रहेगा कि चारों कोड में जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है वो सबके सेम आ रहे हैं, बस थोड़ा आगे पीछे हैं। पैटर्न सेम होगा, स्टेटमेंट चेंज हो सकती है। अब जो पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं कराने जा रही हूँ, जरूरी नहीं है कि अभी फाइनल में सेम क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन उसमें डिजिट्स वेरी कर सकती हैं। तो ये फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स -2 4 -5 एंड
1 2 3 आर क्वेश्चन है ये 2019 का कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन बताओ। मैं पहले आपको डायरेक्शन रेशियो बताती हूँ, दोनों बता देती हूँ क्योंकि एक नंबर में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए भी आ सकता है, तो आपको लॉजिक समझने हैं। भाई देखो मेन बात ये है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू क्या बताया था मैंने, x2 माइनस x1 1 माइनस माइनस 2 2 माइनस 4 और 3 माइनस माइनस 5। ठीक है भाई, तो ये बन गया 3 माइनस 2 एंड 8। इन्हें हम रिस्पेक्टिवली नाम दे देते हैं ए बी सी। और अब मैं निकाल देती हूँ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर का अंडर रूट। तो 3 स्क्वेयर प्लस माइनस 2 का स्क्वेयर प्लस 8 स्क्वेयर, 9 प्लस 4 प्लस 64, 9 4 13 और ये आ जाएगा 79 का अंडर रूट। तो आप लिख दीजिए डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पी क्यू आर। देखो 1 नंबर का है तो जस्ट आंसर देना है, तो इतना सब भी करने की जरूरत नहीं। लेकिन 2 नंबर का है तो आपने बस इतना ही फर्क है, थोड़ा उसको एलैबोरेट कर देना, क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर देना है। 1 मार्क का है तो सॉल्यूशन आपने अपना रफ में करके, ऑप्शन गिवन है तो ऑप्शन पे टिक कर देना है, नहीं तो उसको राइट कर देना है। तो ए कितना था भैया, 3 बाय अंडर रूट 79 माइनस 2 बाय अंडर रूट 79 और 8 बाय अंडर रूट 79। हम ठीक कर रहे हैं या नहीं, 1 मिनट भाई, 9 4 13, यस ठीक नहीं कर रहे, ये 77 है, ये 77 है, तो यहाँ 77 आ जाएगा और ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस आ गए हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं साथ में। देखिए एक और क्वेश्चन आया हुआ है ये आपका 2018 में, द डायरेक्शन कोसाइंस, सुनना ध्यान से, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन इक्वली, बहुत ध्यान से, इंक्लाइंड टू एक्सेस। एक लाइन है जो एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, एक्सिस माने एक्स वाई जेड के साथ, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब तीनों के साथ उसका एंगल अल्फा बन रहा है। तो उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे। तीनों अल्फा एंगल है तो एल की वैल्यू भी हो जाएगी कॉस अल्फा, एम की वैल्यू भी हो जाएगी कॉस अल्फा और एन की वैल्यू भी कॉस अल्फा। अब आप कहोगे ये तो हो गया क्वेश्चन, अल्फा आपको गिवन थोड़ी है, हमने मान लिया कि वो जो लाइन है वो तीनों एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, तो ये डायरेक्शन कोसाइन हो गए। अब हम इन्हें कैसे निकालें, हमें एक कंडीशन पता है, एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर कितना होता है 1, तो कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर अल्फा 1, 3 कॉस स्क्वेयर अल्फा 1, कॉस स्क्वेयर अल्फा हो जाएगा 1/3 और कॉस अल्फा हो जाएगा 1/√3। तो ये हमारा प्लस माइनस 1/√3, क्योंकि एंगल नेगेटिव भी हो सकता है, अंडर रूट जब हम इसका करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3। तो प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 और प्लस माइनस 1/√3, ये उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे जो तीनों एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। एक्सरसाइज 10.1 की मेन सारी बातें मैंने आपको बता दी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बता दिए। ये 2 क्वेश्चन और हैं जो मैं जरूर डिस्कस करना चाहूँगी। फटाफट से मैं आपको बता दूं, मैंने आपको डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन बताया है। कोई भी लाइन एक्स वाई जेड के साथ जो एंगल बनाती है उसकी कोसाइन वैल्यू ले लें, कॉस अल्फा कॉस बीटा कोस गामा, वो डायरेक्शन कोसाइन हो गए, जिन्हें हम LMN से डिनोट करते हैं। और खास बात आपको ये ध्यान रखने की, L स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर 1 होता है। अगर हमें किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो गिवन है तो उनके स्क्वेयर के सम से हर रेशो को डिवाइड कर दें तो हमें डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाते हैं। अगर कोई लाइन किन्हीं 2 पॉइंट से पास कर रही है तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 करके डायरेक्शन रेशो निकल जाएगा और रेशो से कोसाइन आप फिर निकाल सकते हो। इन्हीं टॉपिक्स को घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछा जाना है, तो मेन है कि आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए। एक क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया है कि जो लाइन इक्वली इंक्लाइंड है विद एक्सिस, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब ये 2 लास्ट क्वेश्चन और 10.1 में जो मुझे लगता है कि हैं, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस निकालो।
डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकलते हैं? हमें एंगल पता होना चाहिए, जिस भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन हमें फाइंड करना है। अब हमें एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। तो एक्स एक्सिस खुद के साथ कितना एंगल बनाती है? 0 डिग्री। y के साथ कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री। और भैया z के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है? अगेन 90 डिग्री। तो अल्फा बीटा गामा हमें मिल चुका है। अल्फा 0 है, बीटा 90 है, गामा 90 है। तो जो इसके डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस आने वाले हैं वो क्या होंगे? जरा देखो, वो होंगे cos 0, cos 90, cos 90, यानी 1 0 0। ये हो गए एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस। सिमिलरली जो वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो 0 0 1 होंगे, और सिमिलरली जेड एक्सिस के जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो 0 0 1 होंगे। ये आपको वर्बली भी ध्यान रखने हैं। शो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। कॉलिनियरिटी का क्वेश्चन हमने वेक्टर में भी देखा था। वहाँ हमने अगर 3 पॉइंट्स को कॉलिनियर दिखाना है तो हमने वेक्टर ए बी बनाया, वेक्टर बी सी या ए सी कोई भी वेक्टर हमने बनाया, और एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल आ गया था। तो हमने लिखा था कि आइदर दीज आर पैरेलल और कॉलिनियर। पैरेलल हो नहीं सकते क्योंकि इनमें कोई ना कोई एक पॉइंट कॉमन मिलेगा। एक पॉइंट भाई कॉमन है तो वो दोनों अलग अलग लाइन पे तो एक पॉइंट सेम नहीं हो सकता ना। तो इट मीन्स दीज आर कॉलिनियर। यहाँ कैसे करेंगे? यहाँ इस बात को समझें कि ए बी सी ये 3 पॉइंट्स एक लाइन में हैं, तो तीनों एक्स एक्सिस के, भाई ए बी लाइन बोल लो या बी सी लाइन बोल लो या ए सी, एंगल तो एक्स एक्सिस के साथ और वाई के साथ और जेड के साथ सेम बनना है। मीन्स डायरेक्शन कोसाइन सेम आने हैं। डायरेक्शन कोसाइन सेम आने हैं तो डायरेक्शन रेशियो सेम आनी है। आप एक बात का ध्यान रखना कि न्यूमेरिकल करते टाइम हम कोसाइंस की बजाय डायरेक्शन रेशियो पे ज़्यादा फोकस करते हैं बार बार, क्योंकि कोसाइन और रेशियो की जो है प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, तो उनको डिस्कस करना थोड़ा कंपेरेटिवली ईजी पड़ता है। तो अगर हम ए बी और बी सी के डायरेक्शन रेशियो निकाल लें, ध्यान देना भाई, अब ये 2 मार्क्स के लिए सितंबर 2021 में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, शायद यही आया हुआ है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, एक में से 2 गया, -1, -2, -3, -5, 3 + 4 7। और डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी ले लीजिए तो 3 - 1 2, 8 + 2 10, घटाना आता होगा, -11 -3 14। आप देख सकते हो -1/2, इसको इससे डिवाइड करो, -1/2, इसको इससे करो, -1/2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी एंड बी सी आर प्रोपोर्शनल। और जब 2 लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल हो तो इट मीन्स वो लाइंस पैरेलल होती हैं। इसका मतलब है ए बी एंड बी सी आर पैरेलल, बट ऐसा हो नहीं सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज पॉइंट बी इज कॉमन इन देम। ठीक है, तो ऐसा फिर कब हो सकता है? भी डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल है, लाइंस पैरेलल नहीं है, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में आ रही हैं। तो ए बी सी आर कॉलिनियर। कॉलिनियरिटी का क्वेश्चन आए तो आपने वेक्टर अलजेब्रा या 3D लगाकर ही करना है। 10.1 के सभी पॉसिबल क्वेश्चंस मैंने यहाँ ले दिए हैं। बाकी सब 1 मार्क के लिए रहेंगे। ये वाला क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में आ सकता है। देखिए, एक तो मैंने बाय मिस्टेक यहाँ चैप्टर नंबर 10 लिख दिया था, जबकि हम चैप्टर नंबर 11 रिवाइज कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, और हमारी एक्सरसाइज 11.2 का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा आएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। कई बच्चे कह रहे हैं कि केवल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लेकिन मैं एक और बताऊंगी, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ ए पॉइंट ऑन अ प्लेन, तो वो भी हमारा 4 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, हम जल्दी से अब इसको डिस्कस करते हैं। बहुत आसान है। अगर हमने आपने सबने 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन का टॉपिक किया हुआ है तो ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेम लाइन पर है। वहाँ भी हम लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते थे? जब व्हेन लाइन पासिस थ्रू ए पॉइंट और स्लोप गिवन होता था, या लाइन 2 पॉइंट से पास करती थी। सेम कंडीशन यहाँ होगी कि लाइन किसी एक पॉइंट से तो पास कर रही है, पहली कंडीशन, और लाइन की डायरेक्शन गिवन है। समझे ध्यान से, हमें इस लाइन की वेक्टर इक्वेशन बतानी है, इस लाइन की, और हमें सिर्फ ये पता है कि ये इस पॉइंट से पास कर रही है ए। तो मान लिया कि इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है, फिक्स रहेंगे कुछ नोटेशन, और इस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है। तो ये लाइन किसी और लाइन के पैरेलल है, ठीक है, जिसके डायरेक्शन रेशियो इस वेक्टर बी से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। समझ आई मेरी बात?
हमें किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो पॉइंट ए से पास करती है और वो लाइन किसी और लाइन एम के पैरेलल है जिसके हमें डायरेक्शन रेशो पता है। जैसे 11th में करते थे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप पता होता था, या हम करते थे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये तो पॉइंट होते थे और ये डायरेक्शन होती थी, स्लोप भी तो डायरेक्शन को ही दिखाता है। तो सेम कंडीशन यहाँ है। तो आपको जो अब मोटी बात एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है, आपसे कोई लाइन की इक्वेशन पूछ ली जाए क्वेश्चन पेपर में कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू फला पॉइंट, तो जिस पॉइंट से वो लाइन पास करे उसे आपने वेक्टर ए बना देना है और जिस लाइन के वो पैरेलल है उसको डायरेक्शन रेशो के लिए यूज करना है। तो इस स्ट्रेट लाइन की आपकी इक्वेशन आ जाएगी। एक हम कैसे करते हैं और क्या करते हैं वो बाद की बात है, बहुत लंबा, क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर करवा रखा है, आप वहाँ देख सकते हो। P 11th मुझे ध्यान नहीं मैंने करवा रखा है यानी यूट्यूब पर, बट बहुत आसान है। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको थोरोली सारा बताऊं। तो P कोई पॉइंट है इस पर x y z पर, तो हम क्या करते हैं, लॉजिक क्या लगता है कि इससे भी डायरेक्शन रेशो निकालते हैं, इसके डायरेक्शन रेशो B है, दोनों डायरेक्शन रेशो को इक्वल कर देते हैं तो लाइन की इक्वेशन आ जाती है। तो P का पोजीशन वेक्टर है R, P का पोजीशन वेक्टर है R, P कोई जनरल पॉइंट है लाइन पर, तो हम लेते हैं R माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा बी। देखो मैं समझा दूं, P कोई जनरल पॉइंट है, A से लाइन पास कर रही है, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशो PA कैसे निकलेगा, वेक्टर R माइनस ए, दोनों को घटा के, और ये लाइन इसके पैरेलल है तो दोनों के डायरेक्शन रेशो प्रोपोर्शनल होंगे। तो ये तो इसके डायरेक्शन रेशो है, ये इसके प्रोपोर्शनल होएंगे तो लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से ये इक्वेशन आ गई, R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी। ठीक है, इसी को हमने बदलना है कार्टेशियन फॉर्म में। दो फॉर्म रहेंगी, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इन्हें आपने ले लेना है x1 y1 और z1, और b के कोऑर्डिनेट्स मैं आपकी बुक की ही भाषा बता रही हूँ, ai प्लस bj प्लस c के, abc है इसके डायरेक्शन रेशो, b वेक्टर जो है। तो क्या बनेगा, बहुत ध्यान से देखना, कार्टेशियन में इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस x1 बाय a का मतलब डायरेक्शन रेशो, y माइनस y1 बाय b इज इक्वल टू z माइनस z1 बाय c। और इस कॉन्सेप्ट को अब मैं डायरेक्ट एक क्वेश्चन से ही आपको समझाने जा रही हूँ। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन, ये आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 5 2 माइनस 4 and parallel to the vector 3i प्लस 2j माइनस 8k। बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, इससे आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन, ये तो वेक्टर इक्वेशन हो गई, ये कार्टेशियन इक्वेशन हो गई। एक लाइन की हमने निकालनी है, डायग्राम की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी, मैंने जस्ट बना दिया है आपके लिए। तो एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो ए पॉइंट से पास कर रही है और इस लाइन के पैरेलल है। अब आपके सामने होगी स्टेटमेंट क्वेश्चन पेपर में, तो जैसे ही आई ना पासिंग थ्रू द पॉइंट, जिस पॉइंट से पास कर रही है तो उसको आपने अपने पेंसिल से नोट करके वेक्टर ए बना देना है। एंड पैरेलल टू द लाइन, और जिस लाइन के पैरेलल है उसको वेक्टर बी बना देना है। और फिर आपने देखो, मैं शॉर्ट में कराऊंगी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपकी क्या हो जाएगी, R इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ए का मतलब ये वेक्टर नहीं है तो वेक्टर हम बना देंगे कंपोनेंट फॉर्म में, 5i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा बी को लिख देंगे 3i प्लस 2j माइनस 8k। वैसे तो ये यहीं ख़त्म हो जाता है, आप ज़्यादा करो तो आई की टर्म्स इकट्ठे कर सकते हो, 5 प्लस 3 लैम्डा i, 2 प्लस 2 लैम्डा j, और माइनस बाहर ले लो, सारे में से आ रहा है बाहर, माइनस बाहर ले लिया तो 4 प्लस 8 लैम्डा
के ये हमारी लाइन की वेक्टर इक्वेशन आ जाएगी। हमने इसको यहीं छोड़ देना है। और जब हम लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन की बात करते हैं उस कंडीशन में इस पॉइंट को आपने ले लेना है x1 y1 z1 और इनको ले लेना है स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c। डायरेक्शन रेशो मैंने अभी लास्ट एक्सरसाइज 11.1 में ABC से ही डिनोट किया है उसको। तो कार्टेशियन इक्वेशन होती है, ये फॉर्मूला रहा। तो x माइनस x1 यानी x माइनस 5 डिवाइडेड बाय पहला रेशो 3, y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, z माइनस माइनस 4 यानी z प्लस 4 डिवाइडेड बाय माइनस 8 और यहीं छोड़ देना है। तो ये लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन आ गई और ये लाइन की वेक्टर इक्वेशन आ गई। वैसे वेक्टर इक्वेशन जनरली यहीं तक रहती है। इसको 2 नंबर में आ जाए तो आपने शुरू में इसको लिख देना कि द लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ए, तो ये वेक्टर ए दिखा देना, बी दिखा देना एंड दैट्स इनफ। तो ये इसकी शुरुआत है आपकी कि लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, वेक्टर इक्वेशन क्या होती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस से पहले मैं बताऊंगी लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट से अगर हमारी लाइन पास कर रही है, ध्यान देना फटाफट से, ये लाइन है, एक पॉइंट है ए आपका, एक पॉइंट है बी, ये है x1 y1 और बेटा जी z1, ये पॉइंट है x2 y2 z2। तो अब हमें केवल 2 पॉइंट्स पता है, डायरेक्शन नहीं पता। स्ट्रेट लाइन में याद करो, जब कोई लाइन 2 पॉइंट से पास करती थी तो हम उसका स्लोप कैसे निकालते थे, x2 y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अब इसके डायरेक्शन रेशो निकाल लो, ठीक है ना। अब आप इसके डायरेक्शन रेशो निकाल लो। तो एक को आपने लेना है वेक्टर ए, एक को आपने लेना है वेक्टर बी। तो इस लाइन ए बी के डायरेक्शन रेशो अभी हमने क्वेश्चन किया है कोलिनियरिटी के लिए, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, मतलब वेक्टर में क्या है, वेक्टर b माइनस ए। तो ये तो डायरेक्शन रेशो आ गए और इस पॉइंट से लाइन पास कर रही है। तो लाइन की जो वेक्टर इक्वेशन है वो तो क्या बन जाएगी, r इज इक्वल टू, हम क्या लेते थे, a प्लस लैम्डा बी। तो a प्लस लैम्डा बी का मतलब होता था डायरेक्शन रेशो। तो डायरेक्शन रेशो वाला वेक्टर ये है, तो यहाँ आ जाएगा b माइनस ए। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये लाइन इस पॉइंट में से भी पास कर रही है, तो आप यहाँ वेक्टर ए के प्लेस पर वेक्टर बी भी ले सकते हो, डायरेक्शन रेशो यही रहेगी। क्लियर है। आगे बढ़ूँ मैं फटाफट। अब इसकी बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म की। तो कार्टेशियन फॉर्म में हम क्या करते हैं, x माइनस x1, x1 क्या होता है, जिस पॉइंट से लाइन पास करती है, और नीचे a आता था, a का मतलब डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन रेशो आपकी क्या चल रही है, x2 माइनस x1। तो y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1 और z माइनस z1 बाय z2 माइनस z1। यहाँ आप x2 y2 z2 भी लगा सकते हो। तो इसका भी एक न्यूमेरिकल जल्दी से मैं आपको ले देती हूँ। ये आपके एनसीईआरटी से, ये क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3 माइनस 2 माइनस 5 एंड 3 माइनस 2 6। ठीक है भाई। तो ये आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं जिनसे पास करने वाली लाइन की आपने इक्वेशन निकालनी है। तो आपने क्या करना है, गिवन पॉइंट्स आर ए बी सी। तो वेक्टर ए आपका हो जाएगा, ए का पोजीशन वेक्टर जो कि हो जाएगा 3i माइनस 2j माइनस 5k। ठीक है भाई। और वेक्टर बी आपका हो जाएगा पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर मैं चैप्टर 10 में करवा चुकी हूँ, 3i माइनस 2j प्लस 6k। अब हमें क्या निकालना है, वेक्टर बी माइनस ए। आपने अच्छे से करना है, मैं थोड़ा जल्दी से बता रही हूँ। 3 में से 3 गया 0i प्लस 0j और 6 प्लस 5 ये आ जाएगा ओनली 11k। ये आ गया हमारा। ठीक है। आगे बढ़ूँ तो वेक्टर इक्वेशन क्या बन जाएगी, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी माइनस ए की जगह पर आप ये लगाएंगे 3i माइनस 2j माइनस 5k और b माइनस ए की जगह आप लगाएंगे 11k और इसको यहीं छोड़ देंगे।
कार्टेशियन इक्वेशन क्या बनेगी, उसके लिए आप इन पॉइंट्स को डायरेक्ट x1 y1 z1 x2 y2 z2 यूज करो। अब मैं यहीं से समझा रही हूँ। तो x माइनस x1 यानी 3 और 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, y माइनस माइनस प्लस 2 बाय 0 और z माइनस माइनस प्लस 5 बाय 11। ये आपकी आ जाएगी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स और ये आ जाएगी वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। देखो आपने एक बात यहाँ ध्यान रखनी है, लाइन के और भी कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो जब भी इस तरह की, साथ साथ मैं बताती जाती हूँ जो जो बातें मुझे याद आ रही हैं, जब भी इस तरह की कोई इक्वेशन आपको दे दी गई है, मान लीजिए यहाँ दे दिया x माइनस 2 बाय 4 इज इक्वल टू वाई प्लस 3 बाय 1 इज इक्वल टू z माइनस 1 बाय 2, तो आपको एक बात स्पष्ट ध्यान रखनी है कि ये लाइन इन पॉइंट्स में से तो पास कर रही है, इनके आगे माइनस लगा के। ये -2 है तो +2, ये +3 है तो -3, ये -1 है तो +1। इस पॉइंट से तो हमारी ये पर्टिकुलर लाइन पास कर रही है। और जब इस लाइन के डायरेक्शन रेशो की बात करें तो वो हमारे हो जाते हैं 4, 1 और 2 नीचे वाले। तो अब मैं यहाँ साथ साथ आपको बताती जाती हूँ। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। ठीक है, एंगल का मतलब उनकी डायरेक्शंस देखनी है हमने, डायरेक्शंस का मतलब उनके डायरेक्शन रेशो देखने हैं हमने। क्लियर है? तो अगर एक लाइन के डायरेक्शन रेशो वेक्टर ए हैं, दूसरी के वेक्टर बी हैं, थीटा उनके बीच का एंगल है, तो हमने वेक्टर में देखा था कॉस थीटा क्या होता है, ए डॉट बी बाय मोड ए मोड बी। क्लियर है? इसकी हम पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं। तो ये चीज़ अगर आपको समझ ना आए तो मैं एक बार जल्दी से लाइन की इक्वेशन लिख देती हूँ। मान लीजिए एक लाइन है ये a1 प्लस लैम्डा b1, एक लाइन है ये a2 प्लस लैम्डा b2। तो साफ पता लग रहा है ये लाइन a1 से पास कर रही है, b1 के पैरेलल है, यानी ये डायरेक्शन रेशियो है। ये लाइन a2 से पास कर रही है, b2 के पैरेलल है। तो इनके बीच में जो एंगल होगा वही लाइन के बीच में एंगल होगा। तो यहाँ जब हमें कॉस थीटा निकालना होगा तो हम इन दोनों के बीच में एंगल निकालेंगे। दो वेक्टर के बीच का एंगल हम डॉट प्रोडक्ट से निकालना सीख चुके हैं, b1 डॉट b2 बाय मोड b1 मोड b2। तो मेन है लॉजिक को समझना। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसी को बदलना है कार्टेशियन फॉर्म में। तो जो आपका वेक्टर b1 है वो है मान लो a1i प्लस a2j प्लस a3 के। ठीक है, वेक्टर b2 आपका है b1i प्लस b2j प्लस b3 के। तो डॉट प्रोडक्ट फिर कह रही हूँ मैं, करवा चुकी हूँ लास्ट लेक्चर में। तो कॉस थीटा हमारा आ जाएगा इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट, यानी कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। मॉडुलस का मतलब है a1 स्क्वेयर प्लस b1 स्क्वेयर प्लस c1 स्क्वेयर का अंडर रूट और a2 स्क्वेयर प्लस b2 स्क्वेयर प्लस c2 स्क्वेयर का अंडर रूट। ठीक है भाई, वही चीज़ है। अब कंडीशन आ जाती है मैं लाइंस आर पैरेलल। जब दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके बीच का एंगल होगा 0। तो मैं वो पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि डायरेक्शन रेशोज प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो A1 बाय B1, ये वो सब की पॉइंट बता रही हूँ जिन पे आपके क्वेश्चन आएंगे, इज इक्वल टू A3 बाय B3। और अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो उनके बीच का एंगल होगा 90, cos 90 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो वो कंडीशन होगी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0, या आप ले सकते हो B1 डॉट B2 इज इक्वल टू 0। तो ये था एंगल बिटवीन 2 लाइंस। और मैंने आपको पैरेललिज्म परपेंडिकुलर सब बता दिया। जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर चलते हैं। ये कुछ सिलेक्टेड से क्वेश्चन लिए हैं मैंने, जो जल्दी से मैं आपको करा देती हूँ। 1 मार्क में 2017, 16, 18 एंड सोन प्रीवियस ईयर से हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस। इस तरह की 2 लाइंस आपको एग्जाम में दे दी गई हैं और आपने इनके बीच का एंगल निकालना है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। आपने सिर्फ नीचे फोकस करना है। 3, 5, 4 ये इसके डायरेक्शन रेशो हैं, 1, 1, 2 ये इसके डायरेक्शन रेशो हैं। और कॉस थीटा मैंने क्या बताया था, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 A डॉट B बाय मोड A मोड B। तो ये तो वेक्टर A है, तो डॉट निकालना। डायरेक्ट बता रही हूँ, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना,
+5 को 1 से नीचे फोकस रखना है बस सिर्फ डायरेक्शन रेशो पे, और +4 × 2 डिवाइडेड बाय इनके स्क्वायर का सम यानी 3 स्क्वायर + 5 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, और इनके स्क्वायर का सम 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देना। 3 + 5 + 8, तो 8 + 8 कितना हो जाता है 16 आपका, और 9 + 25 34, और प्लस में 16 आपका, तो मेरे ख्याल से ये आ जाएगा 50 का अंडर रूट, और 1 + 1 + 4 ये आ जाएगा 6 का अंडर रूट। इसको सॉल्व कर लो। ये 16 है, ये 25 दूनी 50, तो ये बनेगा 5√2 × √6, कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो 16/5√12। अब आप इसको जितना चाहो उतना सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व का मतलब ये है कि अगर 1 मार्क में है तो ऑप्शन नहीं है तो यहीं छोड़ सकते हो, नहीं है तो फिर आपको करना पड़ेगा। ध्यान दो, 4 × 3 = 12, तो ये हो जाएगा 2√3, 2 8 जा, तो ये हो जाएगा 8/5√3। रैशनलाइज कर दो क्योंकि आंसर में डिनोमिनेटर में रूट नहीं है, तो ये बन गया 8√3/15 cos थीटा। थीटा आपका आ जाएगा cos इनवर्स 8√3/15। तरीका समझना है। अगर MCQ है तो आंसर के अकॉर्डिंग आपको कन्वर्ट करना जरूरी है, MCQ नहीं है तो भी आप कोशिश करें कि डिनोमिनेटर में आपका इरेशनल नंबर नहीं रहना चाहिए। अब सेम क्वेश्चन ये दूसरा है लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में है। ये 2017 के चारों कोड में इसी टाइप का क्वेश्चन आया है लेकिन स्टेटमेंट चेंज है। अब यही क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में आ जाए, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, दोनों के बीच में एंगल निकालो, तो भी आपने पीछे की तरफ ही देखना है, लैम्डा के बाद देखना है, म्यू के बाद देखना है। ये आपका वेक्टर A हो जाता है, ये वेक्टर B। cos थीटा क्या हो जाएगा, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट बाय मोड A मोड B। मेरे ख्याल से आप कर सकते हो 1 × में 2 + 8 और +8 डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, और आप इसको सॉल्व कर लेंगे। मैं हिंट दे सकती हूँ अब आपको। हाँ जी, अब ये देखिए, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने स्पेशल उठाया है कि इस लाइन के डायरेक्शन रेशो बताओ। इस लाइन को जरा ध्यान से देखो। 3x + 1 = 6y - 2 = 1 - z। आपने लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन ध्यान करनी है जो होती है x - x1 बाय समथिंग, y - y1 बाय b, z - z1 c। यानी कि यहाँ 3 नहीं होता, यहाँ 6 नहीं होता, और यहाँ हमारा जो है z है वो आगे आता है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूँ, इनके डिनोमिनेटर में सब में 1 है, यहाँ भी 3 से डिवाइड कर दूँ और यहाँ भी, ध्यान देना, ऊपर भी 3 से डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा x + 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3। ये चीज़ बड़े ध्यान से समझनी है। यहाँ 6 से डिवाइड कर दो, y - 2/6 यानी 1/3, और नीचे भी 6 से, और यहाँ -1 से डिवाइड करो तो z - 1/-1। इसका कंपैरिजन करो, x - x1/a, y - y1/b और z - z1/c से, तो ABC इसके डायरेक्शन रेशो हो जाएंगे 1/3, 1/6 और -1। और अगर ये पूछ ले कि ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है तो मैंने बताया था इसका साइन चेंज कर देना, -1/3 + 1/3, और 1 से ये लाइन पास कर रही है। तो ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी एंगल का है, बहुत ध्यान से देखना। फाइंड द एंगल बिटवीन 2 लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल टू दिस एंड दिस। भाषा बता रही हूँ मैं सिर्फ आपको भाषा कि क्वेश्चन किस तरह से घूम के आ सकता है। यहाँ आपने ये रहा फाइंड एंगल, एंगल निकालना है। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ 2 लाइन्स आर, डायरेक्शन कोसाइन जिसके प्रोपोर्शनल होते हैं वो डायरेक्शन रेशो होते हैं। तो ये आपको पहली लाइन के डायरेक्शन रेशो दे दिए, ये दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशो दे दिए। एंगल कैसे निकलेगा, cos थीटा डायरेक्शन रेशो से तो निकलेगा 4 × 1 यानी 4, +3 × -2 यानी -6, और +2 × 1 यानी 2, डिवाइडेड बाय इनके स्क्वायर का सम प्लस इंटू इनके स्क्वायर का सम, और आपका एंगल आ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और है इसी टॉपिक पर बेस्ड कि इफ दिस लाइन, बहुत ध्यान से समझना भाई, इफ दिस लाइन एंड दिस लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ k। नीचे k दिखाई दे रहा है। जब 2 लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो 1a2 + b1 b2 + c1 c2 लिया था।
ये है A1 B1 C1, ये है A2 B2 C2। अब आपने क्या करना है कि इसको इससे फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है, -3 × 3k, 2k को 1 से मल्टीप्लाई करना है और भैया 2 को -5 से, रेशो को रेशो से मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 कर दो। -9k + 2k -10 इज इक्वल टू 0, -7k इज इक्वल टू 10k इज इक्वल टू -10/7। थोड़ा आराम से करेंगे, न्यूमेरिकल मिस्टेक के आपके मार्क्स कट सकते हैं, मेरे कोई मार्क्स यहाँ नहीं कट रहे हैं। तो थोड़ा क्योंकि ज़्यादा सिलेबस है तो मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ। तो ये मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बताए हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, जो कि 4 नंबर में आने की 100% पॉसिबिलिटी है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 4 मार्क्स में आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी, क्योंकि वो सैम्पल पेपर में गिवन है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ये एक लाइन है जिसकी वेक्टर इक्वेशन है r = a1 + λ_b1, r = a2 + μb2। यहाँ मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ कि अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए कोई लाइन की इक्वेशन आपको बाई चांस कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, x - x1/a1 इज इक्वल टू y - y1/b1 इज इक्वल टू z - z1/c1। ध्यान देना मेरी बात पर, ये क्वेश्चन 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है। आपको कोई लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन में दे देंगे और आपसे कहेंगे कि इसे वेक्टर फॉर्म में बदलो, या कोई इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दे देंगे और आपको कहेंगे कि लाइन की इक्वेशन को कार्टेशियन में कन्वर्ट करो 1 मार्क के लिए। गॉट इट? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में अगर स्टेटमेंट वेक्टर फॉर्म में आए तो बहुत बढ़िया है, हमारा सारा काम इजी हो जाता है। लेकिन अगर वो कार्टेशियन फॉर्म में आए तो पहले आप उसको वेक्टर फॉर्म में बदल लेना। आप लिख देना कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइंस आर, ठीक है, और इसको आपने लिखना है r = a का मतलब x1 y1 z1, यानी कि x1i + y1j + z1k। तो पहले आएगा लैम्डा के बाद जो डायरेक्शन रेशियो है वो नीचे वाले आएंगे, तो a1i + b1j + c1k। ये इसकी वेक्टर इक्वेशन बन गई, जो कि a1 + λ_b1 हो गई। ऐसे ही दूसरी की आप बना देंगे x2i + y2j + z2k + μ टाइम्स a2i + b2j + c2k। तो यहाँ 1 नंबर का क्वेश्चन, इसको उल्टा ले जा सकते हो इस तरह से। अगर आपको वेक्टर इक्वेशन दे रखी है और कार्टेशियन में बदलना है तो x माइनस में ये, y में ये, y माइनस में ये वाला पॉइंट, y में b1, z माइनस में ये वाला पॉइंट, y में c1। तो यहाँ एक क्वेश्चन तो आपका ये तैयार हो जाता है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए ये बात आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखनी है कि आपको अपना वेक्टर में कन्वर्ट कर लेना है, बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं यहाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखकर एक क्वेश्चन डिस्कस करूँगी जो सैम्पल पेपर में आया हुआ है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स को हम अगर d से डिनोट करते हैं तो वो d कैसे निकलेगा, बहुत ध्यान से देखना, बहुत आसान क्वेश्चन है। b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड और फिर सारे का मॉडुलस। मॉडुलस क्यों? कि बाय चांस ये वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो आपने नेगेटिव नहीं लेनी है, आपने पॉजिटिव वैल्यू के साथ चलना है। तो ये हमारा सैम्पल पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसे हम डिस्कस करते हैं। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स r = i + 2j + 3k + λi - 3j + 2k। इसे मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड लाइन है, थोड़ा उल्टा चलेंगे, हमें इधर घूमना पड़ेगा। मैंने इधर से स्टार्ट किया है 5i + 5j + 6k, 4i + 5j + 6k, और ये म्यू है बेटा जी, म्यू इनटू में 2i + 3j + k। 4 नंबर का क्वेश्चन है, स्पीड भी आपको चाहिए तो आप फटाफट शुरू करेंगे और क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 विद, किससे कंपेयर करने जा रहे हो, a1 + λ_b1 एंड r2 = a2 + μ_b2 से a1 a2 b1 b2 सिलेक्ट कर लो। ये a1 वेक्टर है, ये a2 वेक्टर है, ये b1 वेक्टर है, ये b2 वेक्टर है, इनको लिख लो। तो a1 वेक्टर हो जाएगा i + 2j + 3k,
A2 वेक्टर हो जाएगा 4i प्लस 5j प्लस c के, B1 वेक्टर हो जाएगा i माइनस 3j प्लस 2 के, और बेटा जी B2 वेक्टर हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस के। पहला काम ये है। दूसरा काम है आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो आप फॉर्मूला पहले लिख लो बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सब वैल्यूज़ को आपने अलग से निकालना है। आपने A2 माइनस A1 निकालना है, आपने B1 क्रॉस B2 वेक्टर निकालना है, इन दोनों की डॉट निकालनी है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। सब काम आपने पहले करने हैं। तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ A2 माइनस A1, थोड़ा शॉर्ट में कराऊंगी। 4 में से 1 गया, 3i 3j 3k हो गया। अब मैं लूँगी B1 क्रॉस B2, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, i j k, तो 1 माइनस 3 2 2 3 1, ओपन कर लीजिए डिटर्मिनेंट को, ये गया यहाँ से -3 -6 -9, j बाहर है, ये गया यहाँ से 1 -4 -3, और k इधर गया तो 1 + 6 यानी कि 7। कोई मिस्टेक हो तो आप देख लेना, क्योंकि मैं सिर्फ आपको हिंट्स दे रही हूँ यहाँ पर फ़िलहाल। ये आ गया B1 क्रॉस B2। अब एक तो इसका मॉडुलस लेना है, कि इन दोनों की डॉट लेनी है, दो काम करने हैं, ये देख लीजिए। तो B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1, इसकी और इसकी डॉट ले लो, तो -9 + 3 -27, 3 + 3 3 × 3 9, 7 3 जा 21, 21 और 9 30 में से 27 गए, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस लोगे तो 9 का स्क्वायर 81। इतना छोटा भी मत करना आप एग्ज़ाम में, थोड़ा सा डिटेल में लिख के आना। 81 + 9 + 49, ध्यान देना, आई क्या सी और नो, 90, ये बन जाएगा 139 का अंडर रूट। ठीक है भाई, आगे बढ़ूँ। अब मैं सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब आपने क्या लिखना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना है और ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 तो आ रहा है 3, और ये वैल्यू आ रही है √139, और ये पॉजिटिव है तो हम मैग्नीट्यूड का साइन हटा देंगे और ये आ जाएगी डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। अब जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात चल रही है तो मैं जल्दी से एक बार पैरेलल लाइंस के बीच का भी आपको बताऊंगी, क्योंकि वो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो वो भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में एक और टॉपिक आ जाता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो लाइंस जब पैरेलल होंगी तो उनके डायरेक्शन रेशो सेम होंगे, तो यहाँ आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। साथ साथ स्टेटमेंट देख लीजिए, r = दिस + 2i + 3j + 6k और दिस + 2i + 3j + 6k। ये डिफरेंस वहाँ रहेगा जो आपको देखते ही पता लग जाएगा। अगर वो दोनों सेम नहीं है तो स्क्यू लाइंस हैं, वो दोनों रेशोज सेम है तो वो पैरेलल लाइंस हैं। तो जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो वेक्टर A हो जाएगा i + 2j - 4k, वेक्टर B हो जाएगा A2 3i + 3j - 5 के, और पीछे वाला जो B1 B2 लेते थे क्योंकि दोनों सेम हैं तो उसको हमने वेक्टर B लेना है 2i + 3j + 6k। अब इसका जो फॉर्मूला होगा वो पिछले से थोड़ा डिफरेंट होगा। वहाँ हम डॉट प्रोडक्ट लेते थे, यहाँ हम लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। किसकी, A2 माइनस A1 की वेक्टर B से, और डिवाइडेड बाय वेक्टर B और सारे का मैग्नीट्यूड। तो A2 माइनस A1 करेंगे 2i + j - k, और इसकी अब करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट B क्रॉस A2 माइनस A1। ठीक है भाई, तो वो करने के लिए B पहले लिखना है तो i j k, B लिख लीजिए 2 3 6, A2 माइनस A1 है 2 1 -1, सॉल्व कर लीजिए। i × -3 -6 -9, j के साथ ये रो और कॉलम गया -2 -12 तो -14, और बेटा जी k के साथ आ जाएगा 2 - 6 यानी -4, -9i + 14j - 4k। ठीक किया मैंने।
और इसका अब लेना है मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड ले दो, वो मैं डायरेक्ट ले रही हूँ, कितना आएगा 9 स्क्वायर 81, 14 का होता है 196 और 4 का होता है 16, 6 + 6 12 + 1 13, 3 + 1 4 और 9 14, 14 + 8 22, 2 और 2 + 1 3, 323 का ये आपका आ जाता है √293 आ रहा है। मीन्स आई एम समवेयर रोंग ना, तो कहाँ रोंग हूँ मैं वो देख लेना भैया। 81, 196 और 16, यस, तो ये 293 आएगा। तो 293 का √, आ गया। और नीचे है b का मॉडुलस, तो b का मॉडुलस हम यहीं से ले लेते हैं। 4 + 9 + 36 49, 7 आ जाएगा। इस वैल्यू को यहाँ रख दो, ऊपर 293 का √, डिवाइडेड बाय 7, ये आपकी आ जाएगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। तो यहाँ आपकी एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट हो जाती है। इसमें से जो 1 मार्क के बन रहे थे वो मोस्टली मैंने आपको बता दिए हैं। 4 मार्क्स के लिए ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की प्रैक्टिस आपने 100% करनी है। और अब हम फटाफट से 11.3 यानी प्लेन को डिस्कस करते हैं। और ये हमारा लास्ट टॉपिक एक्सरसाइज 11.3 प्लेन की पहली इक्वेशन देखते हैं 3 केसेस में कैसे निकल सकती हैं। पहला केस है नॉर्मल टू द प्लेन एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज गिवन। ठीक है भाई, कोई भी प्लेन है, प्लेन माने कोई भी कागज लगा लीजिए, ये हमारे पास कोई प्लेन है और उस पॉइंट को अगर मैं बोर्ड का आपको दिखाई दे रहा है कॉर्नर पॉइंट, तो उसको अगर मैं ओरिजिन मान लेती हूँ और ओरिजिन से इस प्लेन की डिस्टेंस d है, ठीक है। और ओरिजिन से इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर पड़ रहा है उस परपेंडिकुलर के डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर n से डिनोट हो रहे हैं। तो हमारे प्लेन की इक्वेशन होगी r.n = d। r का मतलब xi yj z के, n का मतलब li mj n के, ठीक है। ध्यान से समझना मेरी बात को। तो ये तो आपकी हो जाती है वेक्टर फॉर्म, क्लियर है। अगर मैं इसको li mj n के लेती हूँ, इसको xi yj, तो ये बन जाएगा lx + my + nz = d। तो ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म आ जाती है। जनरली इस चीज़ को हम डायरेक्शन रेशो में लेके चलते हैं कि अगर हमें ओरिजिन से प्लेन पर पड़ने वाले नॉर्मल का परपेंडिकुलर के डायरेक्शन रेशो ABC हैं, तो उस प्लेन की इक्वेशन होगी ax + by + cz = d। d प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन d है। जो प्लेन पर नॉर्मल पड़ रहा है, परपेंडिकुलर पड़ रहा है, उसके डायरेक्शन रेशो ABC हैं। तो ये हमारे प्लेन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। पहला तरीका तो ये है हमारा। दूसरा, अगर हमें पता है कि हमारा प्लेन किसी पॉइंट से पास कर रहा है, हमारा प्लेन किसी पॉइंट से पास कर रहा है और किसी एक डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, बात वही आ रही है, हम उसको ओरिजिन पे शिफ्ट कर देते हैं। तो हमारा प्लेन जिस पॉइंट से पास कर रहा है, वही मैंने पहले भी बताया था लाइन में, उसको वेक्टर a ले लें, जिसके परपेंडिकुलर है उसे वेक्टर n ले लें। तो प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी r - a.n = 0, ठीक है। और इसी को कार्टेशियन में बदलना है तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 हैं और इस डायरेक्शन के रेशोज ABC हैं। तो इनकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम भाई। r - a का क्या मतलब है आपका, r का मतलब x y z, a का मतलब x1 y1 z1, तो ये तो बन गया x - x1 i y - y1 j z - z1 के, n बन गया a i b j c के। तो जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा a × x - x1, b × y - y1 और c × z - z1 = 0। अगर एक नंबर में कोई क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच passes through this point and whose direction ratios are this, ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं इस टाइप में। और फिर हमारा आ जाता है कि अगर हमारा प्लेन किन्हीं 3 पॉइंट से पास कर रहा है जो कि नॉन कॉलिनियर हैं, तो क्या करें। तो वो 3 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हो जाएंगे वेक्टर ABC। और ये तो हो गया r - a डॉट
अब हमें यहाँ पर चाहिए डायरेक्शन रेशो, तो उसके लिए हम लेकर चलेंगे b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में करने की बजाय अगर हम इसको डिटर्मिनेंट की हेल्प से करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मान लीजिए हमें किसी प्लेन की इक्वेशन निकालें जो 3 पॉइंट से पास कर रहा है, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, तो उस प्लेन की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और बेटा जी x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो 3 पॉइंट से कोई प्लेन पूछ लिया जाए तो आपने इसको याद रखना है। किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है, डायरेक्शन दे रखी है, तो अभी मैंने उसको नहीं, ये रहा, इससे करना है, और नॉर्मल फॉर्म है तो r डॉट n इज इक्वल टू d से आपने करना है। इस पर कुछ हम पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स क्वेश्चन अभी देख लेते हैं। देखो बेटा, प्लेन की इक्वेशन पर बेस्ड मैंने देखा है कि 2 टाइप के क्वेश्चन आपके 1 मार्क में आए हुए हैं। आपने सिर्फ उसकी लैंग्वेज को पकड़ना है। फाइंड द डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, प्लेन पे जो नॉर्मल पड़ रहा है उसके डायरेक्शन रेशो या डायरेक्शन कोसाइन बताओ, और ये आपके प्लेन की इक्वेशन है। मैंने आपको प्लेन की इक्वेशन बताई थी, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी कर लो या प्लस डी इज इक्वल टू 0 कर लो, बोथ आर एप्लीकेबल। तो जब ये बात आती है ए की, बी की और सी की, यानी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स की, तो वो प्लेन पर जो नॉर्मल पड़ रहा है उसके डायरेक्शन रेशो होते हैं। तो जब भी आपसे ऐसे कोई प्लेन की इक्वेशन दे दी जाए और डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल पूछ लिया जाए तो आपने कुछ नहीं करना, आपने एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट और जेड का कोफिशिएंट बता देना है। इसी टाइप के क्वेश्चन में अगर डायरेक्शन कोसाइन पूछ लिया जाए तो मैंने आपको बता रखा है डायरेक्शन कोसाइन कैसे बनाया जाता है। हर एक को हम इससे डिवाइड कर देंगे और जो वैल्यू आएगी वो उस नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन की आ जाएगी। ठीक है भाई। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि मान लीजिए आपको 3 पॉइंट्स दे दिए और आपको कह दिया कि उन 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन बताओ 2 मार्क्स में। ठीक है, 2 मार्क्स में, और 3 पॉइंट्स आपको दे दिए गए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स। कार्टेशियन भी पूछ सकता है और वेक्टर भी। अगर वेक्टर पूछे तो आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना है, r माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, यहाँ पर आपने करके इसको जो आए यूँ का यूँ छोड़ देना है, क्रॉस वगैरह सॉल्व नहीं करना है। जैसे आपको पॉइंट दिया गया है 2 5 माइनस 3, तो इसको ले लो x1 y1 z1। जस्ट मैं अभी हिंट्स दे रही हूँ अब आपको। इसमें से बहुत कम चांसेज हैं x2 y2 z2। सैम्पल पेपर पे अगर हम चलते हैं तो x3 y3 z3। तो मैंने आपको डिटर्मिनेंट बताया था x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और भैया z3 माइनस z1। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। देखो बेटा, एक क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है वो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू दिस प्लेन। ठीक है भाई, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है भाई, आप यहाँ x एक्सिस ले लो, यहाँ y ले लो, यहाँ z ले लो, और ये आपका कोई प्लेन है। प्लेन की कोई पर्टिकुलर शेप फिक्स नहीं होती है, ट्रायंगुलर भी हो जाता है, क्वाड्रिलेटरल भी हो जाता है, पेंटागन भी, कैसे भी हो जाता है। तो ये वो प्लेन की इक्वेशन है जो आपको दिया गया है 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इससे एक बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि 2 माइनस 3 और 4 इस पर ओरिजिन से पड़ने वाले नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है। अब ये क्या कह रहा है कि ओरिजिन से इस प्लेन पर कोई परपेंडिकुलर पड़ रहा है OP
P पॉइंट यहाँ 90 का एंगल बना रहा है, OP लाइन इस प्लेन पर 90 का एंगल बना रही है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, P परपेंडिकुलर का फुट है और आपने P के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो आप इसको कैसे करेंगे? गिवन प्लेन इज दिस, लेट x1 y1 z1 बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर OP फ्रॉम ओरिजिन ऑन द प्लेन। ठीक है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमें पता होते हैं। क्या बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, आप समझे। तो OP के डायरेक्शन रेशो क्या हो जाएंगे? डायरेक्शन रेशो ऑफ OP हो जाएगा x1 माइनस 0, y1 माइनस 0 और z1 माइनस 0, यानी कि x1 y1 और z1, ये इसके डायरेक्शन रेशो आ जाएंगे। लेकिन जो 2, -3 और 4 हैं, ये भी हमारे डायरेक्शन रेशो हैं किसके? नॉर्मल टू द प्लेन के, नॉर्मल टू द प्लेन के। तो इससे हम इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे? डायरेक्शन कोसाइंस। अब वहां से डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? 2, -3 और 4 आपके डायरेक्शन रेशियो हैं। कोसाइन बनाने के लिए इनके स्क्वायर के अंडर रूट से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप क्या करें, उसको पहले ही बना लें। डिवाइडिंग, इसको नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं, इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में बदलें, या डिवाइडिंग 1/2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 4 और 9 + 4 13, 16, 29 के अंडर रूट से हम इसको डिवाइड कर लें। तो 2/√29x, 3/√29y, 4/√29z इज इक्वल टू 6/√29, और ये हमारी कहलाएगी नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। अब ये जो कोफिशिएंट्स हैं, ये प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन है और ये इसके डायरेक्शन रेशियो हैं। और डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं, बट डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल। तो हम क्या करेंगे? दिस बाय दिस, x1 बाय 2√29 इज इक्वल टू y1 बाय -3√29 इज इक्वल टू z1 बाय 4√29। ये तीनों बराबर होंगे, तीनों मान लिया किसके इक्वल हैं? k के इक्वल हैं। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x1 की वैल्यू आएगी, इसको इससे करोगे y1 की वैल्यू आएगी, इसको इससे करोगे z1 की वैल्यू आएगी। ध्यान देना मैं क्या कर रही हूँ। तो उधर ले गए तो ये हो गया 2/√29 के -3/√29 के, और z1 आ गया 4/√29 के। अब हमारा काम है x1 y1 z1 निकालना, और उसमें k तो आ ही नहीं रहा है हमारा। अब एक बात पे गौर करो, ये जो पॉइंट x1 y1 z1 है, ये प्लेन में है, तो ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो पॉइंट्स होंगे, ये इस प्लेन की इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई। तो इनको उठाकर प्लेन में रख दो, आपको k की वैल्यू पता लग जाएगी, और k की वैल्यू पता लग जाएगी तो पॉइंट्स x1 y1 z1 भी आ जाएंगे। तो यहाँ रख दो 2 × 2/√29 के -3, और -3 वहाँ है तो -3/√29 के, और प्लस 4 × 4/√29 के -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, और ये हो जाएगा 4/√29, के को मैंने बाहर ले दिया, प्लस 9/√29 प्लस 16/√29 के इज इक्वल टू 6। 16 और 4 20 और 9 29, 29/√29। तो जब आप इसको कैंसिल करोगे तो ये हमारा बनेगा √29 के इज इक्वल टू 6। के की वैल्यू आ जाएगी 6/√29। इसको यहाँ पुट कर दो, तो जब x1 यहाँ रखोगे 6 2 जा 12/29, यहाँ रखोगे 6/√29 तो ये आएगा -18/29, और ये आ जाएगा 24/29। x1 ये हो जाएगा आपका y1, और ये हो जाएगा आपका z1, जो कि आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन होगा
प्लेन के ऊपर। तो ये क्वेश्चन आपसे 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है जहाँ तक मुझे लगता है। जल्दी से फिर से रिपीट कर दूँ, आपको एक प्लेन की इक्वेशन गिवन होगी, ओरिजिन से इस पर जो परपेंडिकुलर डल रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स को आपने ले लेना है x1 y1 z1। जब ये इस प्लेन पर लाई कर रहे हैं तो ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। 2x1 - 3y1 + 4z1 = 6 आएगा। ठीक है, अब आप एक बात को समझो कि x1 y1 z1 इस लाइन के डायरेक्शन रेशो बन जाएंगे, लेकिन 2 3 4 भी हमारे जो हैं वो डायरेक्शन रेशो हैं। आप इसको बल्कि एक तरीके से और भी कर सकते हो, वो और भी आपको इजी रहेगा। मैं पहले तो इसी तरीके से कराती थी, बस 4 मार्क्स के लिए मैंने आपको ये लॉन्ग मेथड से करा दिया है। बहुत ध्यान से समझना। ओपी के डायरेक्शन रेशो आ गए x1 y1 z1, और इस प्लेन से जब मैं बात करती हूँ तो प्लेन पर पड़ने वाले परपेंडिकुलर के डायरेक्शन रेशो क्या है भैया? 2 3 और 4। और एक ही लाइन के दो डायरेक्शन रेशो होंगे तो वो प्रोपोर्शनल होंगे, = के x1 आ जाएगा 2 के, y1 आ जाएगा 3 के, और z1 आ जाएगा 4 के। ये कर लेना, ये ज़्यादा इजी रहेगा, ये आपको मुश्किल लगेगा। अब इसमें इसको पुट कर दो, उसमें ध्यान दे रहे हो ना मेरी बात पर, तो वो बन जाएगा 4 के माइनस प्लस की गलती कर दी शायद मैंने, हाँ यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। 4 के + 3 3 जा 9 के + 16 के = 6 के की वैल्यू आ गई 6/29। जब आप यहाँ रखोगे तो x1 की वैल्यू 12/29, y1 की वैल्यू -18/29 और z1 की वैल्यू 24/29 आ जाएगी। आप इसको इस तरीके से कर लेना, जो मैंने पहले बताया है उस तरीके को छोड़ देना। ठीक है, समझ आया या नहीं आया मुझे बताना है आपने ज़रूर से ज़रूर। 2-3 छोटे-छोटे टॉपिक रह जाते हैं जिन्हें हम जल्दी से देख लेते हैं। पहला, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन। प्लेन की बात कर रहे हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन भी हम सीख चुके हैं। तो प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है कि मान लीजिए कोई प्लेन x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस को 3 जगह काट रहा है। ये डिस्टेंस a है, y वाली डिस्टेंस b है और z वाली डिस्टेंस c है। तो प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी x/a + y/b + z/c = 1। इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है कि किसी प्लेन के इंटरसेप्ट 2 3 4 हैं, तो उसकी इक्वेशन निकालो। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन? x/2 + y/3 + z/4 = 1। 2 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 6x + 4y + 3z = 12। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन उल्टा करके ये आ जाएगा कि आपको कोई प्लेन की इक्वेशन दे रखी है और आपको उसके इंटरसेप्ट्स बताने हैं। तो मान लीजिए ये इक्वेशन है 2x + y - 3z = 7 12 ले लो मान लो। तो इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलने के लिए दोनों साइड्स आपने इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देना है ताकि यहाँ 1 आ जाए। 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, x/6 + y/12। अब ये जो माइनस है ना, ये नीचे एडजस्ट करना है आपने। z/-4 = 1। x इंटरसेप्ट 6 हो जाएगा, y पे ये 12 डिस्टेंस पे काटेगा और z पे नेगेटिव साइड पे 4 डिस्टेंस पर कट करेगा। आगे चलते हैं, एक और बड़ा आसान सा टॉपिक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स। भैया ये मेरे पास ये देख लो बुक है, ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, इनकी इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन जा रहा है। मतलब ये देखो, ये एक पेज है, ये दूसरा, और ये इन दोनों के इंटरसेक्शन से जा रहा है और इसकी इक्वेशन हमने निकालनी है। तो मान लीजिए, हिंट दूंगी, एक प्लेन P1 है, दूसरा प्लेन P2 है, तो तीसरा प्लेन जो उनकी इंटरसेक्शन से जाएगा वो बनेगा P1 + λ P2 = 0। और ये लैम्डा की वैल्यू के लिए आपको कोई ना कोई कंडीशन दी गई होगी जिसकी हेल्प से आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। मैं एक एग्जाम्पल है आपकी ही बुक का, उसे ले लेती हूँ, एग्जाम्पल नंबर 20, लेकिन लंबा बहुत है ये और इतना लंबा क्वेश्चन आएगा नहीं, फिर भी मैं जल्दी से बताती हूँ। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स। तो पहला प्लेन है आपका r.i + j + k = 6 है, तो हम उसे ले लेते हैं -6 = 0। और दूसरा प्लेन है आपका r.2i + 3j + 4k, उधर -5 है तो मैं इधर ले आती हूँ = 0। इन दोनों की इंटरसेक्शन से जाने वाला
एक और प्लेन बताना है तो आप क्या करो, फर्स्ट प्लेन प्लस, ध्यान से देखना भाई, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा आर डॉट, सेकंड प्लेन लगा दीजिए, सेकंड आपका है 2i प्लस 3j प्लस 4k और प्लस इधर लाए 5 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। अब आपको ना इसको कार्टेशियन में बदलना पड़ेगा, तो r इन दोनों में से हम ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये बनेगा xi yj zk और डॉट i j k, तो ये बनेगा x प्लस y प्लस z, ध्यान देना -6 और प्लस लैम्डा में ये बनेगा 2x प्लस 3y प्लस 4z और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको क्या करो, अरेंज कर लो इन दोनों को, तो ये बना 1 प्लस 2 लैम्डा x प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा y प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा z और ये बना माइनस का 6 प्लस का 5 लैम्डा जो कि उधर चला जाएगा। ये प्लेन आ गया, लेकिन अब इसने कहा है कि प्लेन 1 1 1 से पास कर रहा है, तो 1 1 1 से पास कर रहा है तो x की जगह 1 रख देना, y की जगह 1 रख देना, z की जगह 1 रख देना, आपकी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी जो कि 3/14 आएगी। आप उसको यहाँ वापस रख देना, आपका वो प्लेन आ जाएगा जो दो गिवन प्लेन की इंटरसेक्शन से पास करता है और आप गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। एक टॉपिक आ जाता है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो देखो बेटा, प्लेन के बीच में कोई एंगल नहीं होता, मैं आपको बता दूं। एंगल हमने हमेशा पढ़ा है दो लाइनों के बीच होता है, ठीक है। समझने की कोशिश करनी, बस थोड़ा सा लॉजिक समझ आ जाए, ये बहुत ही आसान है। ये दो प्लेन है, ये दो, एक प्लेन ये है, एक ये है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे, तो जो एंगल इन दोनों पे है, इनकी किसी भी लाइन के बीच है, वही एंगल इनके परपेंडिकुलर्स के बीच होगा। तो जब भी हम प्लेन्स के बीच के एंगल की बात करते हैं, मान लो एक प्लेन की इक्वेशन है r डॉट n1 इज इक्वल टू डी, दूसरे की है r डॉट n2 इज इक्वल टू डी, तो इनके बीच में जो एंगल होगा वही प्लेन के बीच का एंगल होगा। और इनके बीच का एंगल हम बहुत बार n1 डॉट n2 बाय मोड n1, वेक्टर का लगा लो भाई साइन, ये बार बार दिक्कत हो रही है, मोड n2 ये आ जाएगा। अगर हमारे प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो n1 डॉट n2 0 हो जाएगा, पैरेलल है तो इनकी जो रेशो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है जो एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि ये कोई प्लेन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0 और ये कोई पॉइंट है px1 y1 z1, तो इस पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस निकालनी है। तो बहुत आसान है, इस पॉइंट को इस प्लेन में पुट कर दो, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d का मॉडुलस और डिवाइडेड बाय a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर का अंडर रूट। तो 1 मार्क में आपसे पूछा जा सकता है, जैसे एक क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 5 -3, ये तो पॉइंट है और प्लेन की इक्वेशन आपको कार्टेशियन में नहीं दे रखी है, वेक्टर में दे रखी है 6i -3j, नहीं सॉरी प्लस 5j, गलत ले गई मैं, प्लस 5j माइनस, एम आई राइट, नो स्टेटमेंट में पहले ठीक लिख रही थी, 6i -3j प्लस 2k इज इक्वल टू 4। इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस निकालनी है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी प्लेन को डायरेक्ट कार्टेशियन में बदल दो। कैसे बदलोगे, यहाँ लगाओगे xi yj z के, दोनों की डॉट करोगे तो ये क्या बनेगा 6x -3y प्लस 2z इज इक्वल टू 4 या 6x -3y प्लस 2z -4 इज इक्वल टू 0। अब उस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है, तो वो डिस्टेंस क्या होगी, x की जगह 2 रखो, 6 दूनी 12, y की जगह 5 रखो, -15, 2z है भैया ये, 3 रखो z की जगह तो -6 और -4 का मॉडुलस a स्क्वेयर, a का स्क्वेयर यानी 36 जमा 9 जमा 4 का अंडर रूट 49, 4 बन गया, 6 और 4 10 और 15 25 और 12 गया -13 जो कि प्लस का 13/7 आ जाएगा, जो कि पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस है। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि दीज टू लाइंस आर कोप्लेनर और नॉट, ठीक है, अभी बहुत छोटा सा टॉपिक है ये वैसे तो आपको जस्ट क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है, ये पॉइंट्स हैं, डिटर्मिनेंट में आपने लेना है x2 - x1
y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 और बेटा जी a1 b1 c1 a2 b2 c2। अगर ये 0 आ जाए तो ये दोनों लाइंस आपकी कोप्लेनर होंगी। अगर ये डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आए तो दोनों लाइंस कोप्लेनर नहीं होंगी। कोप्लेनर का मतलब होता है एक ही प्लेन में लाई करे। और बिल्कुल लास्ट टॉपिक अब हमारा है एंगल बिटवीन अ लाइन एंड ए प्लेन। आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपको एक लाइन की इक्वेशन दे दी और एक प्लेन की इक्वेशन दे दी तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। लाइन की इक्वेशन है a प्लस लैम्डा बी, प्लेन की इक्वेशन है r डॉट वेक्टर n यहाँ दे दिया इज इक्वल टू आपका d दे दिया। तो एक्चुअल में जो एंगल निकलेगा वो इनकी डायरेक्शंस के बीच निकलेगा, b और n के बीच में। अब ये ध्यान रखना है कि वो एंगल आपको यहाँ साइन में वैल्यू मिलेगी उसकी, जिसे हम फाई मान लेते हैं, साइन फाई, तो वो बनेगा b डॉट एन बाय मॉड b मॉड n। कम ही आता है इस टाइप का क्वेश्चन वैसे आपका एग्जाम में। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा पूरा रिवीजन चैप्टर 11 का करवा दिया है। इसके MCQ कुछ बुक के एक दो आपके रह गए हैं तो उन्हें आप देख लीजिएगा, बहुत ही आसान से हैं। कोई भी डाउट है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। रह गया चैप्टर नंबर 12 LPP, उसको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे जो कि मैंने 12 मार्क्स के लिए एक वीडियो बनाया था, उसके लास्ट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए हैं और वहाँ उसको रिवाइज भी करा दिया है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।